Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Media. This is Umar Tariq. So, some of you asked me, should we mortgage or should we rent uh, when you come here? Though it's variable. It really depends on where you are, how long is your training, कितने अरसे के लिए एक जगह पे रह रहे हो. So there are multiple factors. So before we look into that, and I tell you what I think you should do, let's look at those factors. So अमेरिका में ना घर खरीदना इतना आसान नहीं है यार. जब भी आप घर खरीदते हो ना, there are multiple fees you have to pay just to acquire the home. So अगर एक घर $2 लाख का है, $200,000 का, तो आपको उस घर खरीदने के लिए पहले आपको बैंक से प्री अप्रूवल चाहिए. दैट एंटायर प्रोसेस can take anywhere from 2 weeks to a month, you know. और फिर आपकी क्लोजिंग कॉस्ट है कि अगर आपका 2 लाख का घर है तो यू विल बी पेइंग एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $15,000 just in closing costs. So what are these closing costs? The closing costs are कि भाई आप जब घर खरीदते हो ना, let me explain the process a little bit. तो आपको लोन चाहिए, राइट, $2 लाख का, अनलेस यू हैव इट, और वट एवर इज द प्राइस ऑफ योर हाउस. तो ज़्यादातर लोन्स जो हैं वो आपको मिलते हैं 20% डाउन पेमेंट पे, 10 और 20% डाउन. तो अगर आप 2 लाख का घर खरीद रहे हैं तो यू नीड टू मेक अ डाउन पेमेंट ऑफ $40,000. However, there are some banks that would provide a physician zero down loan कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपको डाउन पेमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, एक एक डॉलर भी नहीं करनी पड़ेगी. सो दैट मीन्स यू कैन जस्ट पे योर मंथली एंड गेट द होम. बट दैट डज नॉट मीन कि आपको क्लोजिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी. क्लोजिंग कॉस्ट आपको अभी भी अपनी जेब से देनी पड़ेगी, एंड आई वुड रिकमेंड यू शुड aim for somewhere between $10,000 to $15,000 cash just for the closing cost. अगर आपका घर सस्ता है, let's say किसी सस्ती जगह पे हो, 1 से 1.5 लाख है, तो you can think about $5,000 to $7,000. तो उसके बाद ये है कि क्लोजिंग कॉस्ट आ गई, ये सॉरी डाउन पेमेंट आ गई. फिर आती है कि भाई आपको जो लेंडर बंदा लोन दे रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, लोन अंडर राइटिंग, एप्लीकेशन फ़ी, इसकी भी वेरिएबल है. मैं टोटल सारों का आपको बता रहा हूँ कि जिसका $5,000 to $15,000 है. अब इसमें क्या क्या होता है, टाइटल बेस्ड फ़ी होती है, आपके सर्वे एंड अप्रेजल फ़ी होती है, आपने इंस्पेक्शन करानी होती है जगह की, $500 to $1,000 आप डिफरेंट इंस्पेक्शंस के देते हो उस जगह को मेक श्योर करने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर वो है वो आपको बताते हैं. उसके अलावा अप्रेजल फ़ी में ये है कि वो आपको बताते हैं कि अगर आप 200,000 का घर ले रहे हो, इज़ इट रियली वर्थ 200,000. योर बैंक डजंट वांट इज कि आप एक घर खरीदो $150,000 का और उसके लिए $200,000 दो. उसके बाद आपको स्टेट फ़ी देनी है. फिर बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि आपको प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्सेस देने पड़ते हैं, होम ओनर्स इंश्योरेंस लेनी पड़ती है. इसके अलावा जो है एस्क्रो फीस है. व्हाट इज एस्क्रो फी? बेसिकली ये है कि आपको हर साल जो है स्कूल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. विच अगेन, लेट्स से अगर आप 200,000 के घर में रह रहे हो, इट इज़ हाईली वेरिएबल, बट अगर $200,000 के घर पे हो तो इट विल बी एनीवेयर बिटवीन 1,000 to $3,000 पर ईयर. तो वो जो है आपके पैसे आप खुद दोगे या बैंक देगा आपके बिहाफ पे. अगर बैंक देता है तो वो फिर आपके लिए एक एस्क्रो अकाउंट खोलता है, आप उस पर एस्क्रो फी देते हो, उस अकाउंट से पेमेंट सारी जाती हैं. आप सिर्फ एक बैंक को हर महीने पेमेंट देते हो, उसी पेमेंट के टुकड़े करके टैक्स पे करता है, होम ओनर्स इंश्योरेंस देता है, सारा कुछ करता है. दैट इज़ इफ़ यू हैव इट सेट अप. इफ़ यू डोंट, देन you need to make all those payments yourself. फिर आपने, मैंने जैसे बताया था कि इंस्पेक्शंस करानी है, उसमें मोल्ड इंस्पेक्शन है, पेस्ट इंस्पेक्शन है. जो एजेंट आपको हेल्प कर रहा है, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर्टी एजेंट, तो 3% आपको रफली जो भी घर की प्राइस है वो उसको देनी पड़ेगी. तो लेट्स से अगर आपने $200,000 और का लोन लिया है तो, या घर खरीदा है, तो यू विल बी पेइंग लेट्स से समवेयर around $6,000. And again, it really varies from town to town, state to state. बहुत सी जगहों में जो सेलर है वो दे रहा होता है एजेंट की फीस. सो क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स बिफोर यू बाय अ हाउस. टैक्सेस का ब्रीफली टच के ज़्यादातर जगहों पे आपको एक स्कूल टैक्स देना होगा, एक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, और ये चीज़ बहुत वेरिएबल है. कहीं पे $200,000 के घर पे आपको सिर्फ 1,000 टैक्स है, और कहीं पे $200,000 के घर पे आपका $10,000
का टैक्स है। दैट रियली डिपेंड्स। आप देख लो कि जहाँ आप जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स और स्कूल टैक्स कैसे हैं। व्हाट इज स्कूल टैक्स? अमेरिका में स्कूल फ्री है बट दे हैव समथिंग लाइक अ स्कूल टैक्स, कि वो साल में आपको जो पब्लिक स्कूल फ्री है, लेकिन अगर आप मतलब आपसे वो हर हर महीने साल आपको भेजेंगे कि $3,000 $2,000 आपका स्कूल टैक्स है, so that they can run their school. So I see it basically as a school fee. लेकिन ये है कि वो सबको देना पड़ता है, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, वो आपको स्कूल टैक्स देना पड़ता है। फिर हम आते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट्स की तरफ। मेंटेनेंस कॉस्ट ये कि जितना भी आपकी मॉर्गेज पेमेंट है घर की, लेट्स से आप पर मंथ $2,000 दे रहे हो या $1,500 दे रहे हो, एक याद रखो एक मंथ की जो पेमेंट है ना वो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे लगेगी। कभी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी, ओवन ख़राब हो जाएगा, माइक्रोवेव ख़राब हो जाएगा, कोई छोटे मोटे मसले हो जाएंगे, तो यू विल नीड टू पे फॉर ऑल दीज रिपेयर्स। छोटा मोटा कभी पोस्ट बॉक्स ख़राब हो गया, कभी कुछ तो मेल बॉक्स ख़राब हो गया, मतलब कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि ये चीज़ें ख़राब होती हैं और आपको रिपेयर करनी पड़ती हैं इवन अगर आप ब्रांड न्यू लेते हो। तो द गुड रूल ऑफ थंब इज़ के 1 to 2 month mortgage is what you pay for maintenance costs. Now I want to clarify something कि बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं उमर भाई हम लोग रेंट में दे रहे हैं $2,000 $3,000, कैन वी जस्ट सेव ऑल दैट मनी और घर खरीदें और मॉर्गेज में डालें, और जो हम हर महीने रेंट में पैसे दे रहे हैं उसकी हमारी इक्विटी बनती जाए, यानी घर के अंदर ओनरशिप बनती जाए। हम लेट्स से अगर 3 साल रह के $36,000 दे रहे हैं, तो 2 लाख का हमने जब घर खरीदा है तो उसके पीछे पेमेंट 164 रह जाए और $36,000 हमारी उसमें ओनरशिप है। ऐसे नहीं होता यार। वो ये है कि अमेरिका में ना जब आप लोन देते हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज amortization schedule. सो गूगल कर लेना, रीड अबाउट amortization schedule. बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज कि लेट्स गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल कि अगर आपके $2,000 की मंथली पेमेंट है ना, तो जो पहला साल या पहले 2-3 साल है ना, आपकी जो पेमेंट होती है $2,000 की, उसमें से $200 प्रिंसिपल में जाता है, यानी घर की तरफ जो 2 लाख का आपने घर खरीदा है सिर्फ $200, $1,800 सूद में इंटरेस्ट में जाता है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई आपको लग रहा होगा कि मैं हर महीने $2,000 दे रहा हूँ, तो लेकिन वो $2,000 आपके प्रिंसिपल में नहीं लग रहा पूरे का पूरा, कि 2 लाख आपने 2,000 पे किया है तो 2 लाख का अब पीछे 198 रह गया, नहीं ऐसे नहीं होता। वो आपके पीछे 199,800 रह गया, क्योंकि उसमें से सिर्फ $200 गए, बाकी जितने भी पैसे थे वो सारे इंटरेस्ट में गए। तो ये लोग ना बैंक से के बहुत तेज़ हैं। व्हाट दे डू इज दे पाइल अप द इंटरेस्ट बिफोर। तो आप पहले 10 साल जो है ना, आप जो भी पेमेंट करते हैं उसकी जो बल्क होती है, मेजॉरिटी, वो इंटरेस्ट होती है। पहले वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, जो आपके लोन की टर्म है ना 15 साल की 30 साल की, पहले तो वो कहते हैं इंटरेस्ट ले लो। जब इंटरेस्ट लेके ख़त्म होता है फिर प्रिंसिपल होता है। अब आप कहोगे कितना टाइम लगता है फिर इस सारे में। देखो, अगर आपने $2,000 की आपकी मॉर्गेज है ना, तो आपके 50-50 यानी कि 50% इंटरेस्ट पे जा रहा है, 50% मॉर्गेज पे जा रहा है, ये 10 साल पे होता है। उससे पहले आप जब जो भी पेमेंट कर रहे होते हैं वो मेजॉरिटी जो होती है 60 to 90% डिपेंडिंग ऑन के कितना सोन है, वो आपकी इंटरेस्ट में जा रही होती है। तो कीप दैट थिंग इन माइंड, क्योंकि अगर आप इसका मतलब है कि किसी व्हाट यू विल सी इसके आप किसी जगह 3 साल रहे हो या 4 साल रहे हो, 2 लाख का वो घर लिया था आपने, तो आप जब बैंक स्टेटमेंट खोल के गौर से देखते हो कि आपकी प्रिंसिपल में कितना है, तो आपके प्रिंसिपल में सिर्फ $3-4 हज़ार कम हुए होते हैं। और उसकी वजह ये कि वो पहले तो सारा इंटरेस्ट पे हो रहा था। अब उसका ये भी मतलब है कि जब आप फिर एंड में पे करते हो ना, लेट्स से कि अगर आपकी 30 साल की मॉर्गेज है तो आफ्टर 20 ईयर्स, तो तब आपकी मेजॉरिटी पेमेंट्स प्रिंसिपल में जा रही होती है। वाई डू दे डू दैट? देखो, वो इसीलिए ताकि जो हम शलाकी सोच रहे होते हैं ना कि हम रेंटल की जगह घर खरीदें और घर खरीद के बाद में बेच देंगे, एंड वो बैंक्स डोंट वांट यू टू मेक मनी। अमेरिका में ना जितने भी रूल्स हैं वो ऐसे बने हैं कि हर कोई पैसा बनाए, गवर्नमेंट पैसा बनाए, बैंक पैसा बनाए, जो भी है ना, आप पैसा ना बनाओ। तो ये रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका डिसीजन है आप क्या करो, लेकिन जस्ट कीप दैट इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी प्रिंसिपल जो घर में लगे हैं पैसे उसमें जा रही है। उसकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी आपके पहले कुछ सालों में
पहले 5 से 10 साल जो होती है वो मेजोरिटी इंटरेस्ट लेती है। एंड यू कैन गूगल इट एंड रीड मोर अबाउट एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। यहाँ पे तकरीबन जितना भी लोन और इंटरेस्ट होता है ना वो सारा एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पे होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स पे अगर आप 2,000 पेमेंट कर रहे हो मंथली तो लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट, प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की सेम हो जाती है, यानी कि एक एक हज़ार जा रहा है अब दोनों में। तो सोचो कि कितना ज़्यादा, मतलब पहले 10 साल आप पैसे देते रहे, वो तो घर में गए ही नहीं। फिर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल क्वेश्चन राइजेस कि भाई 15 ईयर की लीज करनी चाहिए या 30 ईयर की। 15 ईयर इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपकी पेमेंट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जिस घर का आप $2,000 दे रहे हो ना, अगर आप उसकी 15 ईयर करोगे तो वो 2,400 to 2,600 होगा। तो डिफरेंस डबल नहीं होता, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपकी पेमेंट्स में से ना इंटरेस्ट की पेमेंट आपकी ज़रा जल्दी हो जाती है। ठीक है, लेट्स से उस उधर 10 साल में इक्वल हो रही थी, यहाँ पे 4-5 साल में हो जाएगी। एंड अगेन दिस इज़ रियली वेरिएबल, यू कैन गूगल इमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, उसमें नंबर्स डाल के यू कैन प्ले विद दैट एंड सी के हाउ योर मंथली पेमेंट चेंजेस। फिर आती है जी मेंटेनेंस हैसल। अब देखो, if you're a fellow, if you're a resident, there is a lot of things that you cannot take care of because you don't have enough time. तो अगर आप घर खरीदते हो ना, तो आपके नल का ख़राब हो गया है, आपका डिश वॉशर ख़राब हो गया है, आपके कोई भी वाटर पाइप्स का मसला है, यू हैव टू गेट फिक्स्ड। और बहुत से लोग अमेरिका में दे कैन नॉट अफोर्ड, चाहे जितने मर्जी पैसे हो, तो हायर समबडी, क्योंकि अगर आप एक प्लम्बर भी बुला रहे हो तो यू आर पेइंग $80 to $150 पर आवर फॉर दैट पर्सन टू कम। इलेक्ट्रिशियन बुला रहे हो, उसको भी यू आर पेइंग दैट मच मनी। वो 3 घंटे काम करेगा तो आपको यू गेट अ बिल ऑफ $300 to $400। हाउ कुड यू पे फॉर इट, स्पेशली ऑन अ ट्रेनी सैलरी। तो बहुत से लोग ये काम खुद करते हैं। If you're a handy person, you might be able to. I'm not, but I just wanted you to be aware that there is a part of the financial side, but also there's a part from the time management side. It's not that easy to manage everything yourself when you own a room, when you own a house. Rental में ना ये जो सारी चीज़ें ना, सारी तकालीफ, मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सब ओनर की होती हैं। So now the verdict. What is my verdict? यार देखो, अगर आप किसी जगह पे हो ना 3 to 5 years के लिए, तो आई विल से कि डोंट बाय, जस्ट रेंट। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आप एक घर ख़रीद रहे हो ना, और घर ख़रीद के आप उसे 3 साल पे बेच रहे हो, तो सोचो 2 लाख का घर है, आपने $10,000 से $12,000 की क्लोजिंग कॉस्ट दी है। फिर जब आपने बेचा है, फिर दोबारा आपने क्लोजिंग कॉस्ट में पैसे दिए हैं, कुछ आपने टैक्सेस में भी दिए हैं, आपने अगेन $10,000 से $15,000 दे दिया। तो आपके घर को प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको जो $20,000 की जब आपने परचेज करते हुए पैसे दिए अंकल सैम को, गवर्नमेंट को, और इन सब को, टैक्सेस और ये सारी, और बैंकों को, और जब आपने ख़रीदते हुए दिए, वो तो रिकवर होने चाहिए। तो आपको जो घर 200,000 का है ना, अगर उसमें आप उसकी परचेज करते और सेल करते क्लोजिंग कॉस्ट चलो, वो तो तकरीबन 220 to 230,000 का हो गया। तो बट यू आर नॉट काउंटिंग दोज नंबर्स एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट योर नंबर्स इन इंडिविजुअल। 3 साल में, अगर आप 3 साल से या 5 साल के अंदर अंदर घर भेजते हो ना खरीद के, तो यू एक्चुअली लूज मनी, बिकॉज ऑल दिस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ $20,000 to $25,000 when you both purchase it and sell it, वो आपकी अभी तक वही नहीं पूरी होती। तो आपकी घर में इक्विटी बनी है $5,000 की, आपको बैंक ने कहा हाँ भाई आपके $5,000 इसमें बन गए इक्विटी, तो आपको 5,000 हम दे रहे हैं, और साथ आपने अभी जब ख़रीदा था तो 10-15 हज़ार तब दिया है, और अब आपने 10-15 हज़ार वापस करना है। तो यू लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। So it's not a good thing to do, especially if you're somewhere for less than 5 years. If you're more than 5 years at a place, then you can make an argument कि हाँ ठीक है। I will say कि अगर आप कोई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो जिस तरह न्यूरो सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, रेडियोलॉजी है, या अगर आपको पता है कि इसी जगह पे आपने फेलोशिप करनी है, यहाँ बड़े शहर पे, और आपको पता है कि भाई यहीं पे मैंने हॉस्पिटलिस्ट जॉब करनी है, या जो भी रेजिडेंसी की बात, आई एम इन दिस एरिया फॉर 5 years और मोर, या आपका स्पाउस है जिसने रेजिडेंसी करनी है और आपको पता है कि शायद मोस्ट लाइकली आपका प्रोग्राम उसे ले ले कल को, तो यू शुड स्टे इन दिस सेम एरिया। तो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर मोर देन 5 years, देन इट मेक्स सेंस कि आप घर खरीदो। और उसके फिर ये फ़ायदा है कि चलो 5 साल बाद आप घर बेचोगे भी तो आपका 15 से 20 हज़ार घर के इक्विटी में आपका होगा, ओनरशिप होगी। कि 200,000 का घर है तो अब वो 180 to 185 पीछे रह के बाकी आपका होगा। और जब आप बेचते हो ना, तो बस सीधा से बैंक मैथ करता है, बैंक कहता है अच्छा ठीक है जी, हमारे जो थे पेमेंट $180,000 रहती थी, तो
वो 180,000 अपने लेंगे, और जो उसके ऊपर पैसे होंगे वो आपको पकड़ा देंगे, चाहे वो 300,000 हो, चाहे वो 200,000 हो, वो आपको अपने निकाल के पैसे पकड़ा देंगे जो भी होगा। और अगर आप उस घर में, मेरा ख्याल है इट इज़ 5 ईयर्स के, अगर आप 5 ईयर्स रहते हो तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप 5 ईयर से कम रहते हो तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है कि घर आपने महंगा बेचा, जितना का खरीदा। Something else, yeah, I want to add here. One of my very good friends, he bought a house for 400, 500,000 as a resident. तो मार्केट कोलैप्स हो गई, ये 10 साल पुरानी बात है। और 10 साल भी नहीं, ज़्यादा 15 साल पुरानी बात है। तो जब मार्केट कोलैप्स हुई तो वो पैनिक में आ गया। उस बंदे ने ही सोल्ड हिज हाउस फॉर $200,000। पीछे जो डिफरेंस था ना, सारा क्लोजिंग कॉस्ट टैक्स वगैरह डाल डूल के, वो उसका 2,500 से $3,000 बना। ढाई सॉरी, 250 to 300,000 उसका पीछे डिफरेंस बना, क्योंकि बैंक ने कहा भाई ठीक है, आपने घर भेज दिया 2 लाख का, लेकिन जो हमने पैसे आपको दिए थे वो 5 लाख के थे, पीछे रह गए 3 लाख। तो 3 लाख तो आपने पे करने। वो बंदा रेजिडेंसी करने के बाद अटेंडिंग बन गया, और 10 साल तक, 15 साल तक वो अपनी जो सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन था वो उसकी मॉर्गेज पेमेंट करता था। तो अमेरिका में ख़ास तौर पे बड़े शहरों में ना, जो हाउसिंग प्राइसेस है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका में बहुत वेरिएबल है। कि आपको एक 1 मिलियन का घर जो है, अगर हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर गई है तो वो शायद 2 लाख का हो जाए, और 500,000 का भी 1.5-2 लाख का हो जाए। तो मतलब कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई थोड़ा केयरफुल। आजकल वैसे भी लोग कहते हैं कि हाउसिंग मार्केट बबल है। तो आई डू नॉट रिकमेंड अ लॉट ऑफ रेजिडेंट्स और फेलोज to buy a house unless you're at a place for more than 5 years. Uh, और उसके बाद ये है कि what else? हाँ मतलब हैसल मैंने आपको बता दी है, बहुत ज़्यादा है घर खरीदने की। That being said, being a homeowner has its own perks. हमारा अपना घर है, हमने खरीदा है, लेकिन I knew all these things and it was an educated decision. तो हाँ बिल्कुल मसले होते हैं, हर दूसरे हफ्ते, हर महीने कुछ ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसे फिक्स करो, घंटों लग जाते हैं। एंड आई एम नॉट अ हैंडी पर्सन, देन आस्क समवन टू कम एंड डू इट, और वो हफ्तों आ नहीं सकते। जब आपने रेंट किया ना यार, तो ये छोटी मोटी जो हैसल्स है ना सारी, माइक्रोवेव नहीं चल रहा, डिश वॉशर ख़राब हो गया है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, कोई कोई भी पाइप का इशू है, कोई कोई भी मसला है ना, मेल बॉक्स ख़राब है, कुछ भी, वो सारा लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। तो या तो लैंडलॉर्ड खुद आके करता है, या वो हायर करता है किसी को कि जो आके आपके लिए काम करे। तो anyhow, I thought this was a very important video. A lot of you guys asked me about this information, and I hope it helped you. If it did, please like the video, share it with others, subscribe to the channel, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye.